कार्मिक प्रशासन के एक और टॉपिक की चर्चा में आपका स्वागत है। शुभ संध्या। कार्मिक प्रशासन में ये लास्ट टॉपिक आप मानिए कि शिकायत निवारण यांत्रिकी और वीटलीवाद के नाम से इसको जानते हैं। नियोजक नियोक्ता संबंध। तो नियोजक नियोक्ता संबंध इसकी वीटलीवाद के रूप में इसको जाना जाता है। करीब 1919 की बात है, जब ब्रिटेन में पहली वीटली काउंसिल गठित की गई थी औद्योगिक संबंधों के निजी क्षेत्र के लिए। J.H. वीटली साहब जो हाउस ऑफ कॉमन्स के चेयरमैन थे, जो वहाँ पे औद्योगिक तनाव चल रहे थे, तो औद्योगिक तनाव को देखते हुए वीटली साहब ने ये रिकमेंडेशन की थी कि कोई एक ऐसा मंच होना चाहिए, एक ऐसा फोरम होना चाहिए जहाँ पे कर्मचारियों के प्रतिनिधि और मैनेजमेंट के प्रतिनिधि मिल करके अपनी साझी समस्याएं बातचीत से हल कर सके। 1919 में पहला वीटली काउंसिल वहाँ पे आया। बाद में रॉबर्ट बर्निंग कमेटी की अनुशंसा पे ब्रिटेन में वीटली काउंसिल सरकारी क्षेत्र के लिए भी आए। भारत में करीब 1967 के आसपास ये महसूस किया गया, सेकेंड पे कमीशन वगैरह ने ये बातें कही कि भाई कोई ऐसी मैकेनिज्म होनी चाहिए जिसमें कि हम डिस्कस कर सकें, कर्मचारी अपनी बात कह सकें, या उनकी जो शिकायतें हैं कार्य के घंटों को लेकर के, वेतन को लेकर के, कार्य दशाओं को लेकर के, वो सारी बातें वो एक जगह पे बता सकें। तो JCM यहाँ पे लाई गई भारत में, ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, संयुक्त परामर्शदात्री यांत्रिकी। बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है कि भाई इसकी आवश्यकता क्यों होती है। सीधी सी बात है कि विवाद का जो निपटान होता है वो आपसी संवाद से होता है। अगर कोई मंच नहीं होगा जिसमें बैठ करके हम आपस में डिस्कस कर सकें, तो विवाद का निपटान केवल फिर हड़ताल ही एकमात्र विकल्प रहता है। लेकिन जब हम ये विवाद निपटान यांत्रिकी ले आते हैं, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म ले आते हैं, तो सरकार कर्मचारियों की बात सुनती है, धैर्यपूर्वक सुनती है। अगर सरकार को लगता है कि भाई इनकी समस्या वाकई जेन्युइन है, तो इस समस्या को हल किया जाता है, समय लिया जाता है कर्मचारियों से भी। ठीक है, अगर वो 25% इंक्रीज़ की बात करते हैं सैलरी, तो सरकार अपनी व्यवस्था बताती है भाई अभी इतना पॉसिबल नहीं है, 25 की जगह आप 15 ले लो, अगले साल पे और आपको 10 दे देंगे। तो इस तरह से आपसी बातचीत के द्वारा, अब नहीं तो सीधे हड़ताल की धमकी दे देते हम तो हड़ताल में जाएंगे, पेन डाउन हड़ताल कर देंगे। तो सरकार के और कर्मचारियों के बीच आपसी हित के मामलों के निस्तारण के लिए ये वीटलीवाद आया है। कोई भी सरकार अगर लोकतांत्रिक उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहती, सामाजिक आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहती, तो निश्चित रूप से एक संतुष्ट और प्रेरित कार्यबल उसके लिए एक साधन है। और उत्प्रेरित कार्यबल बनाने के लिए, एक संतुष्ट कार्यबल बनाने के लिए विवाद मुक्त संगठन होना चाहिए। तो विवादों के निपटान के यांत्रिकी के रूप में भारत में JCM आया है। JCM की जो संरचना, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। ये त्रिस्तरीय संरचना में काम करता है। पहला है नेशनल लेवल की संरचना, दूसरा डिपार्टमेंट लेवल की संरचना और तीसरा रीजनल लेवल की संरचना। राष्ट्रीय लेवल की जो संरचना है उसमें सरकारी क्षेत्र, सरकार की तरफ से 25 सदस्य होते हैं और स्टाफ एसोसिएशंस, कर्मचारियों की तरफ से 60 सदस्य नामित होते हैं। अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होते हैं इसके, और उपाध्यक्ष जो कर्मचारी यूनियंस होते हैं उनकी द्वारा नामित व्यक्ति होता है। राष्ट्रीय मुद्दों को ये उठाता है। नेशनल काउंसिल हमेशा राष्ट्रीय मुद्दों को किसी व्यक्ति या संगठन विशेष की नहीं उठाता। जैसे अगर बैंकिंग सेक्टर की हम बात करें कि बैंकिंग सेक्टर को नेशनल अगर काउंसिल है, कोई जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी में अगर कोई आया तो पूरे बैंकिंग सेक्टर का आएगा। भाई बैंकिंग सेक्टर ने कहा कि हम प्राइवेटाइजेशन का विरोध करते हैं, सरकार इस पर बात करे कि किस प्रकार से प्राइवेटाइजेशन के बाद हमारे अधिकारों की रक्षा की जाएगी। इसके लिए उन्होंने हड़ताल की धमकी दे दी। तो सरकार ने कहा पहले आकर के बात कर लो। तो नेशनल काउंसिल में सीधे पूरे बैंकिंग सेक्टर को लेकर के बातचीत होगी, किसी पर्टिकुलर बैंक को लेकर के बातचीत नहीं होगी, सारे बैंकिंग सेक्टर को लेकर। ठीक है, जो डिपार्टमेंटल होती हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज जो भी हैं उनके लेवल पर होते हैं। ठीक है, आपका गृह मंत्रालय के अंदर आपके जो ये है लेबर मिनिस्ट्री के अंदर, और जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं सबके अंदर अपने अपने डिपार्टमेंटल काउंसिल्स
उस डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री या उस पर्टिकुलर फील्ड से जुड़े हुए विवादों का निस्तारण करती है। जो विवाद है, ठीक है, जो भी उसका इश्यू है, हेल्थ मिनिस्ट्री वालों का अगर है तो हेल्थ मिनिस्ट्री के जो पर्टिकुलर है वो उसको उस विवाद को निपटाएंगे। और रीजनल काउंसिल्स जो है वो पर्टिकुलर रीजन, ठीक है, जैसे बैंकिंग सेक्टर में भाई जयपुर रीजन की कोई प्रॉब्लम है तो जयपुर रीजन की वीकली काउंसिल या जेसीएम उसको हटाएगी। इसी तरह भोपाल रीजन की कोई प्रॉब्लम है तो उसको रीजनल काउंसिल डिस्कस करेगी। इसके लिए मतलब ऑफिशियल साइड और स्टाफ साइड से मेंबरों की संख्या डिसाइड नहीं है। अगर ज़्यादा वहाँ पे स्टाफ यूनियंस है तो उस हिसाब से उसको डिसाइड किया जाएगा। फिर ये लिंकेज इसमें नहीं है कि आपस में लिंकेज नहीं कि रीजनल में अगर मामला नहीं हुआ तो डिपार्टमेंट पे चला जाएगा, डिपार्टमेंट नहीं, ये इंडिपेंडेंटली काम करती हैं आपस में। अगर इनमें विवाद नहीं हल होता है तो इसके लिए कंपलसरी आर्बिट्रेशन की व्यवस्था भारत में है, ठीक है। कंपलसरी आर्बिट्रेशन का मतलब ये होता है अनिवार्य अधिनिर्णय, यानी कि अगर आप विवाद निपटाने के लिए में सफल नहीं हुए, सरकार का पक्ष और कर्मचारियों के पक्ष के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनमें सहमति नहीं बन रही है, पहली दौर की बात हो गई, दूसरी दौर की विवाद हो गई, तीसरी दौर की बात हो गई, डेडलॉक बन गया, लाइक दैट कि किसान आंदोलन में जैसे आपने देखा कि भाई कुछ पहले दौर हुई, बात हुई, उसके बाद एक तरह का डेडलॉक हो गया। तो इस स्थिति में बातचीत के लिए, लेकिन कर्मचारी को तो सरकार इतने लंबे समय तक तो रख नहीं सकती लटका कर, इसलिए उनको आर्बिट्रेशन में भेजा जाता है। आर्बिट्रेशन कर विवाद निपटान के लिए बना गया है। उसका ये होता है कि भाई दोनों पक्षों को मानना पड़ेगा। इसमें अच्छी बात यह है कि सरकार ने इसके लिए एक बोर्ड बनाती है, उसमें 5-5 सदस्य मतलब नाम भेजे जाते हैं ऑफिशियल साइट के भी। अगर हेल्थ मिनिस्ट्री की है तो हेल्थ मिनिस्ट्री के 5 ऑफिसर्स के नाम आएंगे, और जो हेल्थ मिनिस्ट्री के जिन लोगों को शिकायत है, जो हड़ताल पे जाना चाहते हैं, उनके भी 5 नाम आएंगे। उन 5 नामों में से सरकार एक नाम चुन लेगी, और एक इंडिपेंडेंट इसमें मेंबर होगा, वो लेबर मिनिस्ट्री से होगा, वो भी सरकार नामित करती है। और ये जो आर्बिट्रेशन में जब मामला चला जाएगा तो इसको जो भी वो न्याय निर्णय देंगे उसको दोनों पक्ष मानेंगे, सरकार भी मानेगी और कर्मचारियों के यूनियनों को भी मानना पड़ेगा। अगर सरकार को लगता है कि इसमें संशोधन करना है तो केवल संसद की स्वीकृति से, अनुमति से उसमें संशोधन सरकार कर सकती है, और अगले 3 सालों तक फिर उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, और ये दोनों पक्ष मानेंगे। इसके लिए आप मेरे नोट्स आप अच्छे से देखिएगा, उसमें सारा डिटेल में इसका डिस्कशन है। अब ये इसकी वीकनेसेस क्या है? वीकनेसेस तो ये है कि भाई एक तो इसका कोई एक इरेगुलर है कि जब आग लगी तब पानी के लिए दौड़ना वाली बात है कि हाँ, जब से कर्मचारी हड़ताल पे जाएंगे तभी वो नेशनल वीकली काउंसिल, नेशनल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी या नेशनल काउंसिल एक्टिव होती है, बाकी समय सोई रहती है। कि जब कोई जब इसको हम लाए हैं तो उसका ये था कि जब इसको फॉर्मुलेट किया गया था तो इसके ऑब्जेक्टिव थे कि हर 4 महीने में इसकी मीटिंग हो, लेकिन सालों तक मीटिंग नहीं होती है कई बार, ठीक है। तो उसका कारण ये, और वही हाल विभागीय और रीजनल, ठीक है। तो केवल विवाद के समय ही सक्रिय होते हैं, लेकिन दूसरा कि ये बस साधारण जो मुद्दे थे कि हाँ भाई ताकि हड़ताल ना हो, ये एक पर्पज़। लेकिन हम वीकली काउंसिल्स के द्वारा, जैसे कि बहुत सारी नई टेक्निक्स आ गई है एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को भी हम वीकली काउंसिल्स के द्वारा मतलब जो है कि एक तरह से इसके बारे में जागरूकता फैला सकते हैं कर्मचारियों में, कर्मचारी यूनियंस के द्वारा, ठीक है। तो इस प्लेटफॉर्म को अन्य पर्पस के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे गुड गवर्नेंस के आइडिया को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ठीक है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान को पॉपुलराइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए, ताकि प्रशासन, क्योंकि कर्मचारियों को काम करना है तो उन तक हमारी जो सुधार रणनीति है उसकी जानकारी पहुंचाने के लिए इस मंच का उपयोग हो सकता है। बट अभी भी इसका कोई विशेष उपयोग, फिर इसका परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है अभी ऐसा। और फिर जो तीसरी जो वीकनेस है वो ये है कि ये सारे कर्मचारियों को आपका कवर नहीं करता है, केवल ग्रेड ए ग्रेड बी के कुछ ऑफिसर और इंडस्ट्रियल भी बहुत मतलब अपवाद उसमें है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि कॉम्प्रहेंसिव नहीं है,
बहुत मतलब व्यापकता लिए हुए नहीं है। इसको व्यापक बनाने की आवश्यकता है, इसको अधिक नियमित बनाने की आवश्यकता है। फिर एक बात ये भी आती है कि जो अधिकारी इन काउंसिल्स में नियुक्त करती है सरकार, क्योंकि नेशनल काउंसिल में 25 अधिकारी होते हैं, लगभग सारी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज़ के ऑफिसर्स होते हैं, कैबिनेट रैंक के और सेक्रेटरी रैंक के। अब वो अपने आप ही इतने कार्य बोझ के से दबे हुए होते हैं, इतनी सारी स्ट्रेस होते हैं, ठीक है, घटना हो जाती है, अरे वहाँ जैसे ही पता चला कि भाई मोदी जी की गाड़ियों को वहाँ पे रोक दिया गया फ्लाईओवर पे, पूरा प्रशासन एकदम से क्या हो गया, सर उसमें आ गया, बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल सतर्क हो गया। तो अब उनका सारा स्ट्रेस उसी में आ गया। तो अब ऐसे अधिकारी कैबिनेट सेक्रेटरी पर्टिकुलरली नेशनल काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं। अब अचानक अगर उनको वो मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं, लेकिन अचानक ऐसी घटना हो गई जैसे कि प्रधानमंत्री का काफिला रुका वापस आ रहा है, तो वो मीटिंग छोड़कर उनको आना पड़ेगा देखने के लिए, रिव्यू सिचुएशन के रिव्यू करने के लिए। तो इसीलिए बहुत सारे अधिकारी काम में बहुत अत्यधिक मतलब रहते हैं और वो उतना ध्यान नहीं दे पाते समस्या हल करने में। तो सरकार चाहे तो इसमें जो है मतलब अन्य अधिकारियों को नियुक्त करे जो कि कम काम बोझ में हैं और जो आराम से इश्यू को सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। तो ये था जेसीएम का मुद्दा, और इस तरह से पेपर 1 का पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के जो सारे टॉपिक्स हैं वो आपके कवर हो गए। अब ऑल इंडिया सर्विसेज पेपर 2 का टॉपिक है, जिसके महत्वपूर्ण आयामों की चर्चा मैं आपसे कल से करना शुरू करूँगा। ठीक है।